दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं रतन टाटा के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज रतन टाटा की जिंदगी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रतन टाटा का आज देहांत हो गया है और मुंबई में उसका अंतिम संस्कार है। पीएम मोदी ने भी उसके देहांत पे शोक जताया है और देश के तमाम उद्योग जगत के लोगों ने उस पर शोक जताया है। तो आज रतन टाटा के जिंदगी के कुछ किस्सों के बारे में बताने वाले जो आपको शायद मालूम ना हो। बता दूं आपको कि रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे, जो अब मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार ने गोद ले लिया गया था। और 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता से अलग हो गए थे और बाद में उनकी दादी और रतन जी टाटा की विधवा नवाज बाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया था। नवल टाटा की सिमोटा टाटा से दूसरी शादी से उनका एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा, जिसके साथ उनका पालन पोषण हुआ था। टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के केपीएल स्कूल में पढ़ाई की थी। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला में बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। हाई स्कूल के बाद टाटा कॉर्नेस विश्वविद्यालय गए और उन्होंने वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद 1959 में वास्तुकला में उन्होंने डिग्री ली। कॉर्डे में रहते हुए वे अल्फा बिरादरी में शामिल हो गए थे। 2008 में टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन का दान दिया था, जो उस कॉलेज के लिए सबसे बड़ा दानकर्ता बन गए, अंतरराष्ट्रीय दानकर्ता बन गए थे। अब बात अगर रतन टाटा की व्यवसाय की बात करें तो 1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह के प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया था। वह शुरू में सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी नेल्को को पुनर्जीवित करने में सफल रहे, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान यह विफल हो गई। 1991 में जो आरडी टाटा ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। प्रारंभ में रतन टाटा को विभिन्न सहायक कंपनियों के प्रमुख से मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण वरिष्ठ टाटा के नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिचालन स्वायत्तता थी। जवाब में रतन टाटा ने शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू की थी, जिसमें सेवानिवृत्त की आयु निर्धारित करना, सहायक कंपनियों को सीधे समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना और सहायक कंपनियों को टाटा समूह ब्रांड के निर्माण में अपने मुनाफे का योगदान करने की आवश्यकता शामिल थी। रतन टाटा ने नवाचार को प्राथमिकता दी थी और युवा प्रतिभाओं को सहायक कंपनियों के बीच ओवरलैपिंग संचालन और कंपनी व्यापी संचालन में सुव्यवस्थित किया गया था। साथ ही समूह ने वैश्वीकरण पर भी ध्यान दिया था और केंद्रित करने के लिए असंबंधित व्यवसाय को छोड़ दिया। 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व करते हुए राजस्व 40 गुना से अधिक और 50 गुना से अधिक बढ़ गया था। जब रतन टाटा ने कंपनी की कमाल संभाली तो अधिकांश बिक्री कमोडिटी बिक्री थी, लेकिन उसके कार्यकाल के अंत तक अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई और उसके नेतृत्व में टाटा ने टेडली का अधिग्रहण किया था। टाटा मोटर्स ने जैगवार लैंड रोवर का भी अधिग्रहण किया था और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया था। और इन अधिग्रहणों ने टाटा को मुख्य रूप से भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल दिया था, जिसका 65% से अधिक राजस्व जो है वो अंतरराष्ट्रीय परिचालन और बिक्री से आता था। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की और उन्होंने इसके विकास का नेतृत्व किया, जिसके कार को औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में लाने की मदद मिली थी। और टाटा मोटर्स ने गुजरात के सानंद प्लांट से टिगोर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का पहला बैच शुरू किया, जिससे टाटा ने भारत के इलेक्ट्रिक सपने को तेजी से आगे बढ़ाने वाला बताया था। 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा समूह ने अपनी कार्यकारी भूमिका से इस्तीफा दे दिया था। इससे नेतृत्व संकट पैदा हो गई।
क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को नियुक्त करने से इनकार कर दिया था। टाटा के रिश्तेदार और शाहपुरजी पल्लोनजी समूह के पल्लोनजी मिस्त्री के बेटे, जो टाटा समूह के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयर धारक है, 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया और रतन टाटा ने अंतरिम चेयरमैन का पद जो है वो संभाल लिया था। नए चेयरमैन की तलाश के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया था, जिसमें टाटा भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। नटराजन चंद्रशेखर को 12 जनवरी 2017 को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया और फरवरी 2017 में उन्होंने यह पदभार ग्रहण किया था। फरवरी 2017 में मिस्त्री को टाटा सन्स के निदेशक पद से हटा दिया गया और 5 दिसंबर 2019 में नेशनल कंपनी लॉ एप्लीमेंट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाना वैध था और उसकी बहाली का आदेश दिया गया था। लेकिन बाद में उसकी बर्खास्तगी का आदेश जो है वो बरकरार रखा था। यानी टाटा सन्स में इस फैसले में उन्हें जीत हासिल हुई थी और साइरस मिस्त्री को जो उसके पद से हटाया था, उस पद को हटाने यानी बर्खास्तगी करने के फैसलों को सही बताया था। तो ये था टाटा का या उसके जीवन से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण पल जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।